दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लास्ट ईयर मार्क्स 80s ही नहीं बल्कि 90s में भी आया हुआ है। तो आई होप आप इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेंगे और इस पे सीरियसली काम करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रेड यूनियन के डेफिनेशन को, ट्रेड डिस्प्यूट के डेफिनेशन को देखा था, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार के बारे में बात की गई थी, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन की किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में आपको बात की गई थी। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सक्राइबर। देन सेक्शन 5 में हम लोगों ने बात की थी एप्लीकेशन किस तरीके से दिया जाएगा और एप्लीकेशन के साथ एक रूल भी देना होगा और उस रूल में क्या होगा इसके बारे में चर्चा की गई थी लेंथ एंड ब्रेथ में सेक्शन 6 में। अब इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 7 ऑनवर्ड्स बात करेंगे। अब सपोज ऐसा होता है कि रजिस्ट्रार को लगता है कि अंडर सेक्शन 5 और अंडर सेक्शन 6 कुछ कमी रह गई है, तो उस कंडीशन में सेक्शन 7 अप्लाई होता है जो कहता है पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स एंड द रिक्वायर्ड अल्टरेशन ऑफ द नेम। रजिस्ट्रार के पास ये पावर दिया जाता है। डिस्क्रिशन एक जगह होता है और दूसरी जगह मैंडेटरी कंडीशन होता है जो रजिस्ट्रार को फॉलो करना होता है। डिस्क्रिशन होता है कि अगर वो चाहे तो फर्दर इन्फॉर्मेशन उस ट्रेड यूनियन से मंगवा सकता है ताकि वो सेटिस्फाई हो सके कि जो भी रिक्वायरमेंट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड लेजिस्लेशन दिया हुआ है वो सारा चीज फुलफिल किया जा रहा है। जैसे कि एप्लीकेशन सेक्शन 5 के साथ कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो भी रूल साथ में सबमिट किया गया है वो अंडर सेक्शन 6 कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के साथ ट्रेड यूनियन कंप्लाई कर रहा है तो फिर वो इस एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करता है। अदरवाइज अगर वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है इस ग्राउंड पर। अब जो मैंडेटरी कंडीशन है रजिस्ट्रार के लिए दैट इज अल्टरेशन ऑफ नेम। अब सपोज ऐसा होता है कि रजिस्ट्रार के सामने जो ट्रेड यूनियन आता है और जो उसका नाम रखा जाता है एंड इफ द नेम इज आइडेंटिकल टू एग्जिस्टिंग एनी ट्रेड यूनियन, तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रार एप्लीकेंट ट्रेड यूनियन को कह सकता है कि आप अपने नाम में अल्टरेशन करें। और अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि एप्लीकेंट ट्रेड यूनियन का नाम नियरली रिजेंबल है और इट कैन लाइकली टू डिसीव द पब्लिक और द मेंबर ऑफ द ईदर ट्रेड यूनियन, इट मींस एप्लीकेंट ट्रेड यूनियन एंड एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन, इसके मेंबर में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रार शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन। बिकॉज ऐसा कोई भी ट्रेड यूनियन कंटिन्यू नहीं हो सकता है, रजिस्टर नहीं किया जा सकता है जो आइडेंटिकल हो एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन के और नियरली रिजेंबल हो एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन के। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आते हैं, जब सेक्शन 7 का प्रोसेस समाप्त हो जाता है तो रजिस्ट्रार उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने की ओर आगे बढ़ता है। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन। अब अगर रजिस्ट्रार सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 से सेटिस्फाइड हो जाता है कि पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन ने इन सारे चीजों को फॉलो किया है, तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रार उस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करेंगे। और रजिस्टर करने का प्रोसीजर सेम है कि रजिस्टर में उसके बारे में एंट्री करेंगे और जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है उसमें इस ट्रेड यूनियन के बारे में मेंशन करेंगे और उस फॉर्म में इस एप्लीकेंट ट्रेड यूनियन के पर्टिकुलर्स के बारे में डिटेल्स मेंशन करेंगे। सेक्शन 8 से ही पता चलता है कि व्हाट इज द ड्यूटी, पावर्स एंड स्कोप ऑफ रजिस्ट्रार, और इस पर कुछ केस लॉज भी है। जैसे इस ड्यूटी को लेकर के एक केस लॉ है इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन 1936 का केस है, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था द ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार वर टू एग्जामिन द एप्लीकेशन एट द ऑब्जेक्ट फॉर विच द यूनियन वाज फॉर्म इफ दोज ऑब्जेक्ट्स वर ऑब्जेक्ट सेट आउट इन द एक्ट एंड इफ दोज ऑब्जेक्ट्स डिड नॉट गो आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट एंड इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड द रेगुलेशंस मेड देयर अंडर हैड बीन कंप्लाइड विद, इट वाज हिज ड्यूटी टू रजिस्टर द यूनियन। इसका मतलब जब सारे प्रोविजंस फॉलो कर लिए गए हैं तो नाउ रजिस्ट्रार इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन। इसके पावर से रिलेटेड एक केस है दैट इज टाटा वर्कर्स यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2002 का ये केस है। इस केस में कोर्ट का कहना था नो प्रोविजन ऑफ लॉ प्रोवाइड्स फॉर होल्डिंग ऑफ इलेक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ द रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, देयरफॉर द पिटिशनर इज राइट इन सबमिटिंग दैट देयर इज नो लीगल अथॉरिटी फॉर इशुएंस ऑफ इम्पंज्ड ऑर्डर अंडर विच द इंटरनल डिस्प्यूट वर रेफर्ड फॉर एजुकेशन बाय द इंडिपेंडेंट बॉडी एंड अपॉन इट्स रिकमेंडेशन election is directed to be held under the supervision of the registrar of trade union। जरूरी नहीं है कि ट्रेड यूनियन के सामने ही जो इलेक्शन का प्रोसीजर दिया हुआ है इनके रूल बुक में दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, तो रजिस्ट्रार के सामने ही इलेक्शन हो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। देन इसके स्कोप से रिलेटेड केस है दैट इज आरएन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1998 का केस है। इस केस में ये कहा गया कि प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिलेटेड टू ओनली रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, इट इज ओनली a civil court which has jurisdiction to decide the dispute since under the Trade Union Act there is no provision permitting or empowering the registrar to refer internal dispute relating to office bearer for education to any other forum। इसका मतलब रजिस्ट्रार के पास ये पावर नहीं है कि अगर उस ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेयर के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट है तो ये उनका इंटरनल मैटर है, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करे या उसके मैटर को किसी अदर बॉडी को एजुकेट करने के लिए कहे। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ रजिस्ट्रार। तो ये थी बातें सेक्शन 8 की। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि जब इन्होंने
जिन्होंने सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को फॉलो कर लिया है, उसके बाद रजिस्ट्रार इस ट्रेड यूनियन को एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे और ये सर्टिफिकेट जो इशू किया जाएगा दैट इज विद इन 30 डेज ऑफ ग्रांटिंग परमिशन। और ये सर्टिफिकेट इस बात का एविडेंस होगा कि ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो चुकी है। ये बात कहता है सेक्शन 9। नाउ सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें कुछ ग्राउंड्स दिया हुआ है कि किस बेसिस पर किसी पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन विड्रॉ किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है। तो इसके लिए बेसिकली 3 ग्राउंड्स है। फर्स्ट, यदि वेरिफिकेशन प्रोसेस में रजिस्ट्रार को लगता है कि कुछ कमी रह गई है और ट्रेड यूनियन ने सारे प्रोविजन को फॉलो नहीं किया है, तो उस वेरिफिकेशन के दौरान अगर चाहे तो रजिस्ट्रार इस ट्रेड यूनियन को विड्रॉ करने के लिए कह सकती है या कैंसिल कर सकती है इसे। सेकंड कंडीशन है, यदि रजिस्ट्रार को ये लगता है और वो सेटिस्फाइड होता है इस चीज से कि जो इस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर किया गया है उसने सर्टिफिकेट फ्रॉड से प्राप्त किया है या मिस्टेक से उसे वो सर्टिफिकेट दिया गया है, या फिर रजिस्ट्रार को ये बात पता चलता है कि ट्रेड यूनियन एक्चुअली में अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या फिर वो ट्रेड यूनियन विलिंगली कंट्रावेन कर रही है कोई भी प्रोविजन से जो कि इस एक्ट में दिया हुआ है, या फिर ट्रेड यूनियन के द्वारा सबमिट किए गए रूल विच इज गिवन अंडर सेक्शन 6 का कोई भी प्रोविजन इनकंसिस्टेंट होता है एज पर द प्रिस्क्राइब गाइडलाइन, तो उस कंडीशन में भी रजिस्ट्रार इस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को विड्रॉ या कैंसिल करने के लिए कह सकते हैं। अब जो थर्ड ग्राउंड बनता है वो ये है कि सपोज उस ट्रेड यूनियन के पास अब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट नंबर है दैट इज 7 उतने लोग नहीं बचे हैं, तब उस कंडीशन में रजिस्ट्रार अगर चाहे तो उस ट्रेड यूनियन को विड्रॉ करने के लिए या फिर उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की बात कह सकते हैं। और रिक्विजिट नंबर कितनी होनी चाहिए ये सेक्शन 9 के ए में एंड सेक्शन 4 में दिया हुआ है। अब अगर रजिस्ट्रार ये चाहते हैं कि उस ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए या वो विड्रॉ कर ले, तो उससे पहले कुछ प्रोसेस है जो रजिस्ट्रार को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, रजिस्ट्रार को नोटिस सर्व करना होगा उस ट्रेड यूनियन को विच शुड नॉट बी लेस देन 2 months बिफोर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। और ये नोटिस जो है वो राइटिंग में जाएगी और साथ में रजिस्ट्रार को ग्राउंड स्पेसिफाई करना होगा कि आखिर रजिस्ट्रार क्यों चाहते हैं कि वो ट्रेड यूनियन अपने आप को विड्रॉ कर ले या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। अगर फर्स्ट नोटिस में जवाब नहीं मिलता है तो रजिस्ट्रार उनको सेकेंड शो कॉज नोटिस सर्व करेंगे और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि ट्रेड यूनियन अपने केस को प्रेजेंट कर सके और यहाँ पर नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ फॉलो किया जा सके। अब सपोज ऐसा होता है कि किसी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है या उसके एप्लीकेशन को ही कैंसिल कर दिया जाता है, उस कंडीशन में एक पर्सन के पास केवल 2 ही रेमेडी बचता है। फर्स्ट, या तो वो इस बात की अपील आगे कोर्ट में करे या फिर री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ओर दोबारा वो बढ़े। बिकॉज अगर एक बार रजिस्ट्रार ने विड्रॉ करवा लिया या कैंसिल कर दिया तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रार अपने इस दिए गए ऑर्डर को ना तो विड्रॉ कर सकते हैं और ना ही रिवोक कर सकते हैं जिसके तहत उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को कैंसिल किया गया है। तो हम लोग सेक्शन 11 में चर्चा करेंगे अपील के बारे में कि जब रजिस्ट्रार किसी भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं तो अपील कैसे होता है, जुरिडिक्शन क्या है और उस अपील में क्या होता है। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट। सेक्शन 11 कहता है कि एक पर्सन 3 तरह से अग्रीव्ड हो सकता है। फर्स्ट, या तो उसके रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर दिया गया है। सेकेंड, अगर रजिस्ट्रेशन उसे दिया गया था तो विड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है या उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जा रहा है। इन तीनों सिचुएशन में यदि ये अग्रीड पर्सन चाहे तो अपील कर सकते हैं बट दैट इज विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। लिमिटेशन एक्ट यहाँ भी लगता है। अब बात ये आती है कि अपील कहाँ किया जाएगा, तो उसके जुरिडिक्शन के बारे में दिया हुआ है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। फर्स्ट कहता है कि अपील हाईकोर्ट में किया जा सकता है यदि वो उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस प्रेसिडेंसी टाउन में पड़ता है। अब यहाँ प्रेसिडेंसी टाउन इसलिए यूज किया गया है बिकॉज ये एक्ट है 1926 का। उस वक्त प्रेसिडेंसी हुआ करता था और इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था उस वक्त 4 कैटेगरीज में स्टेट को बांटा गया था। तो ये प्रेसिडेंसी टाउन उस वक्त की बात कही जा रही है कि यदि अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस प्रेसिडेंसी टाउन में पड़ता है तो इन सच कंडीशन वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि किसी ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस किसी लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के एरिया के पास अगर पड़ता है तो उस कंडीशन में वो ट्रेड यूनियन उस लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है। यदि किसी ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस एडिशनल जज के कोर्ट के पास या असिस्टेंट जज के कोर्ट के पास पड़ता है तो उस कंडीशन में इनका जुरिडिक्शन वही होता है। कभी भी जुरिडिक्शन जो है एडिशनल जज या असिस्टेंट जज के कोर्ट से नीचे नहीं हो सकता है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 कहता है कि जब अपील फाइल की जाती है तो 3 चीजें हो सकती है। कोर्ट अगर चाहे तो इस अपील को डिसमिस कर सकता है एक पर्टिकुलर ग्राउंड पर जिसपे कि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए। सेकेंड, अगर कोर्ट चाहे तो वो ऑर्डर पास कर सकता है कि इस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर किया जाए और इसे सर्टिफिकेट इशू किया जाए
अंडर सेक्शन 9 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट, या फिर अगर कोर्ट चाहे तो रजिस्ट्रार के द्वारा दिए गए ऑर्डर या विड्रॉल या कैंसिलेशन इसको सेट असाइड कर सकते। तो ये 3 चीजें होता है जो अपीलेट कोर्ट अगर चाहे तो वो कर सकता है, और ये जो भी अपीलेट कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आएगा रजिस्ट्रार को उस ऑर्डर के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। अब कहता है कि व्हाट शुड बी द प्रोसीजर ऑफ द सूट, तो इसमें कहता है कि अपीलेट कोर्ट जो है सीपीसी के प्रोसीजर को अपनाएगा, और प्रोसीजर अपनाने के बाद जब अगर डिसीजन ट्रेड यूनियन के फेवर में आता है तो उस कंडीशन में अगर चाहे तो पार्सली या फुल्ली कॉस्ट पे करने के लिए कहा जा सकता है कि ट्रेड यूनियन को कॉस्ट दिया जाए। अब अगर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 अगर इस केस को डिसमिस किया जाता है तो उस कंडीशन में अपील बनता है हाई कोर्ट में, बिकॉज क्लॉज बी आपको कहता है द कोर्ट ऑफ एन एडिशनल और असिस्टेंट जज, तो इसी वजह से जो अब अपील होगा इसका वो हाई कोर्ट में होगा। अदरवाइज क्लॉज ए के अंतर्गत अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये था सेक्शन 11। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 12 पे, जो कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में कि एक ट्रेड यूनियन का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, और अगर उस ट्रेड यूनियन का ऑफिस का एड्रेस अगर चेंज होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। एज पर सेक्शन 12 किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कम्युनिकेशन और नोटिस के लिए चाहिए होता है। यदि सपोज ये रजिस्टर्ड ऑफिस अपना अगर एड्रेस चेंज करती है तो उस कंडीशन में विद इन 14 डेज इसे रजिस्ट्रार को इन रिटन बताना होगा कि उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, ताकि अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रार रजिस्टर में और द एप्रोप्रिएट फॉर्म जो भी हो उसमें करेक्शन या अपडेशन कर सके। सेक्शन 13 बताता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कि कोई भी जो ट्रेड यूनियन होगा उसके इनकॉर्पोरेशन के बारे में कि उसमें क्या क्या शामिल होगा। अब कहता है कि जो भी ट्रेड यूनियन होगा सबसे पहली बात है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी। सेकेंड, उस ट्रेड यूनियन का अपना एक रजिस्टर्ड नेम होगा। थर्ड, उस ट्रेड यूनियन में परपेचुअल सक्सेशन होगा। इसका मतलब लोग आएंगे और जाएंगे लेकिन ट्रेड यूनियन कंटिन्यू बना रहेगा। इस ट्रेड यूनियन का अपना एक कॉमन सील होगा। इस ट्रेड यूनियन के पास पावर होगा कि अगर वो चाहे तो कोई भी प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, और ये प्रॉपर्टी या तो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है। देन उसके बाद ट्रेड यूनियन के पास पावर होगा कि अगर वो चाहे तो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अगर वो चाहे तो किसी पर सूट फाइल कर सकता है, या उस ट्रेड यूनियन पर भी सूट फाइल किया जा सकता है, और इसके पास पावर होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजेस करने का। तो अगर आपको कंपनी एक्ट याद होगा तो आप देखेंगे सेक्शन 9 ऑफ कंपनी एक्ट सेम बातें कहता है कंपनी के बारे में, और वहां पर उसी चीज से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, क्योंकि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसका अपना एक नाम है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, उसके पास पावर है जस्ट लाइक अ लिविंग पर्सन कि वो प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है, वो सू कर सकता है, उस पर सू हो सकता है। ये सारी बातें कही गई थी सेक्शन 9 ऑफ कंपनी एक्ट। तो उसके बेस पे हम लोगों ने कहा था कि अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, द सेम वे अ ट्रेड यूनियन इज अ लीगल पर्सन, जो पता चलता है हमें सेक्शन 13 से। अब आते हैं सेक्शन 14 की बात करते हैं। बहुत छोटा सेक्शन है और इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि ट्रेड यूनियन पे कुछ एक्ट लागू नहीं होगा, और अगर ट्रेड यूनियन उन एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है तो वो ट्रेड यूनियन वाइड होगा। कौन कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? वो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, द कंपनीज एक्ट 1956। ये सारे के सारे एक्ट ट्रेड यूनियन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और दूसरी बात, यदि कोई भी ट्रेड यूनियन इन एक्ट के तहत अगर रजिस्टर किया गया है तो वो एक्चुअली में ट्रेड यूनियन नहीं होगा एज पर द डेफिनेशन एंड प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। बहुत इजी था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन 15 में, जहां पर की बात की जाएगी जो ट्रेड यूनियन के पास जनरल फंड है उस फंड का वो यूज कैसे करेगा। ट्रेड यूनियन का फंड दो तरीके से यूज होता है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 15 एंड अंडर सेक्शन 16। 15 होता है जनरल कॉज के लिए एंड 16 होता है स्पेशल कॉज के लिए, जो कि सेकेंडरी होता है। और प्राइमरी जो इसका फंड यूज होना चाहिए दैट इज एज पर द प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन 15। इसमें प्रोविजन आपको दिया हुआ क्या क्या है। फर्स्ट, जो इसके फंड का यूज होगा फॉर द पेमेंट ऑफ ऑफिस बियरर, ताकि उनकी सैलरी आप दे सके, अलाउंस दे सके, उनके एक्सपेंसेस को आप दे सके। देन उसके बाद इसके फंड का यूज होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए, जिसमें इंक्लूड होगा ऑडिट ऑफ अकाउंट्स भी। इस फंड का यूज होगा लीगल प्रोसीडिंग के लिए, यदि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इस ट्रेड यूनियन के खिलाफ चल रहा है या इसके एनी मेंबर के खिलाफ चल रहा है एंड दैट इज टू सिक्योर राइट ऑफ ट्रेड यूनियन और मेंबर्स, तो उस कंडीशन में फंड यूज होगा। अगर किसी पर्टिकुलर मेंबर का पर्सनल केस चल रहा है या उसमें अगर वो पार्टी है तो उस कंडीशन में ट्रेड यूनियन फंड उस पर खर्च नहीं करेगी। लेकिन यदि
उसके राइट से रिलेटेड ये है या फिर ट्रेड यूनियन के राइट से रिलेटेड और इस रिलेशन में अगर हो रहा है तभी उस लीगल प्रोसीडिंग में ट्रेड यूनियन खर्च करेगी। फोर्थ पॉइंट इसमें कहता है कि यदि किसी मेंबर का या ट्रेड यूनियन का ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है तो जो उसमें खर्च होगा वो आपका यहाँ से आएगा। अगर उस ट्रेड डिस्प्यूट की वजह से किसी मेंबर को लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन भी इसी फंड से दिया जाएगा। इसके अलावा इस फंड से अलाउंसेस दी जाएगी मेंबर और उसके डिपेंडेंट को। इन द केस ऑफ यदि मेंबर की डेथ हो जाती है तो डिपेंडेंट को पैसा मिलेगा। अगर मेंबर ओल्ड एज में पहुंच गया तो फिर मेंबर के पास पैसा आता है। यदि मेंबर सिक है तो उस कंडीशन में इस फंड का यूज होता है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज होता है। और अगर ये मेंबर अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गया तो उस कंडीशन में भी इस फंड का यूज होता है। अब ये कहता है इस फंड का नेक्स्ट यूज हो सकता है यदि कोई पॉलिसी है रिगार्डिंग एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ मेंबर्स। ये पॉलिसी इंश्योर करती है इनके मेंबर्स को सिकनेस, एक्सीडेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में, तो उस कंडीशन में भी ट्रेड यूनियन के जनरल फंड का यूज किया जाएगा। इसके अलावा इस फंड का यूज होगा कुछ प्रोविजंस के लिए, लाइक एजुकेशन के लिए, सोशल के लिए एंड रिलीजियस बिलीफ के लिए। रिलीजियस बिलीफ में आपको आता है चाहे फ्यूनरल का खर्च हो, चाहे कुछ रिलीजियस सेरेमनी हो, अगर ट्रेड यूनियन को लगता है कि यहाँ खर्च करना चाहिए तो खर्च कर सकती है, ये लीगल मीन्स है। अब ट्रेड यूनियन इस पैसे का खर्च कर सकती है टू अपकीप ऑफ पीरियोडिकल पब्लिश, जिसमें कि क्वेश्चन डिस्कस आपको किया जाता है विच इज गोइंग टू अफेक्ट एम्प्लॉय और वर्कमैन। देन इसके बाद प्रोविजन दिया हुआ है कि ये पेमेंट कर सकती है कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए अगर कोई भी फर्दरेंस काम किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को मीट करने के लिए भी जनरल फंड का यूज कर सकती है। बट इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो खर्च किया जा रहा है दैट शुड नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द ग्रॉस इनकम ऑफ द ट्रेड यूनियन। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें वो ये है यदि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी ऑब्जेक्ट को नोटिफाई करती है और ऑफिशियल गजेट में बताती है तो उस कंडीशन में भी इस जनरल फंड का यूज किया जा सकता है। यही वो ग्राउंड्स है जिसके ऊपर जनरल फंड का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में किसी और ग्राउंड पे यूज नहीं किया जा सकता है अंडर सेक्शन 15। अंडर सेक्शन 16 मैंने आपको बताया कि वो आपका पॉलिटिकल मींस के लिए यूज हो सकता है कि यदि कोई मेंबर लेजिस्लेटिव इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो उस कंडीशन में ट्रेड यूनियन वहां पे खर्च कर सकती है, उसका प्रोविजन दिया हुआ है। एंड ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, एंड द लास्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग इम्यूनिटी टू अ ट्रेड यूनियन एंड इट्स मेंबर। ये इम्यूनिटी सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस में होता है। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि इम्यूनिटी का मतलब कहीं भी ये नहीं कि ये एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, बल्कि इसका दायरा बहुत लिमिटेड है। जैसे जब बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट की बात की जाती है तो इसमें ऑफिस बियरर और मेंबर इन दोनों को इम्यून किया जाता है। यदि ये लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं और वहां पर कुछ गड़बड़ी अगर होती है तो उस कंडीशन में ये दोनों इम्यून होते हैं। लेकिन यदि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी क्रिमिनल ऑफेंस को करने के लिए किया जा रहा है तो उस कंडीशन में लायबल होंगे। ये बात कहता है सेक्शन 17। सेक्शन 18 कहता है इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस। जैसे जो इसका सब सेक्शन 1 है वो इम्यूनिटी देता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को, ऑफिस बियरर को और मेंबर्स को, इन तीनों को देता है। एंड दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन ऑफ फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ओनली इन सच केसेस। अब इसमें केवल 3 ही केस दिया हुआ है जिस कंडीशन में इम्यूनिटी इनको मिलता है, बाकी अदर कंडीशन में इम्यूनिटी इन्हें नहीं मिलेगी। फर्स्ट कंडीशन है इंड्यूसेस सम अदर पर्सन टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ताकि वो अपने एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करे, उस कंडीशन में भी ये लायबल नहीं होते हैं सिविल रॉन्ग के लिए। यदि ये इंटरफेयर करते विद द ट्रेड, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, उस कंडीशन में भी सिविल सूट इनके ऊपर दायर नहीं होता है। देन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18 कहता है यदि किसी पर्टिकुलर मेंबर्स के ऊपर किसी भी तरह का टोटियस लायबिलिटी है, उसने कुछ सिविल रॉन्ग किया है और इस चीज के बारे में एग्जीक्यूटिव मेंबर को कुछ नहीं पता था, पहली बात। दूसरी बात, अगर एग्जीक्यूटिव मेंबर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है उसके बावजूद अगर वो जाकर के कुछ सिविल रॉन्ग करता है, उस कंडीशन में ट्रेड यूनियन लायबल नहीं होगा बट वो मेंबर लायबल होगा। तो ये बात कहता है इम्यूनिटी के बारे में। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे आपके सिलेबस में वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग इसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ताकि ये रियलाइज कर पाएंगे कि अब तक जिस प्रोविजन को हम लोगों ने पढ़ा है क्या उसका यूज वहां हो रहा है। सपोज अगर आपने केस मटेरियल से केस अगर नहीं पढ़ा है तो क्या उस कंडीशन में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इस चीज को हम लोग रियलाइज करेंगे। बट इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप केस मटेरियल के केस को नहीं पढ़ेंगे। केस मटेरियल के केस को इसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट करते चले, उसे आप पढ़ते चले। आई ट्रस्ट ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा बिकॉज यहाँ से 50 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर आपको जो बात समझ में नहीं आई आप वीडियो को दोबारा बैक करके देखें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी।
बिकॉज इसका प्रोविजन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। अब हम लोग एक बार ट्रेड यूनियन एक्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन अभी आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा एंड दैट इज रिलेटेड टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। 222 में ही पहला क्वेश्चन ये है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। सेकंड क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। ये कहता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन इन रजिस्टरिंग द ट्रेड यूनियन, कैंसिलिंग और विड्रॉइंग द रजिस्ट्रेशन। अभी आपका आराम से हो जाएगा क्योंकि पावर जो दिया हुआ है ट्रेड यूनियन का दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 8। पावर ऑफ रजिस्ट्रार आराम से हो जाएगा। मेंशन द ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 10। जो भी ग्राउंड दिया हुआ है कैंसिलेशन का ग्राउंड, जो 3 ग्राउंड के बारे में बात की गई थी वो आप यहाँ चर्चा कर देंगे। पावर ऑफ रजिस्ट्रार अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इन द मैटर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कैंसिलेशन आराम से अब हो जाएगा। पावर ऑफ रजिस्ट्रार सेक्शन 8। पावर ऑफ रजिस्ट्रार सेक्शन 8 एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। एक ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव क्या आपका होता है और इसके बारे में स्पेसिफाई किया गया था सेक्शन 6 में। देन उसका पावर ऑफ रजिस्ट्रार कैंसिल द रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा वो आप आराम से कर लेंगे। 20 मार्क्स में देखते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका आराम से हो जाएगा। देखिए क्या कहता है। द टर्म वर्कमैन हैज नॉट बीन इंडिपेंडेंटली डिफाइंड इन द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जो कि हम लोगों ने देखा था जब डेफिनेशन देख रहे थे कि सेकंड पार्ट वर्कमैन के बारे में कहता है, बट दैट इज रियली नॉट इंडिपेंडेंटली डिफाइंड व्हिच डिफाइंस सच डिस्प्यूट एज वन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन ईटीसी। द डेफिनेशन ऑफ द टर्म वर्कमैन इज फाउंड दैट रन्स एज वर्कमैन मीन्स, ये बातें कह रहा है इन द लाइट ऑफ अ मेंशन ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। ये केस आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि इसमें ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है, जो रंगा स्वामी वाला केस में मिल जाएगा आपको। ये इंपॉर्टेंट केस है। अब कहता है द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिक्योरिंग बेटर सर्विस कंडीशन थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग मेंबर्स ऑफ द टीचिंग स्टाफ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ऑफ द स्टेट लक्स फॉर्म देमसेल्व्स एन एसोसिएशन कॉल्ड गवर्नमेंट लॉ कॉलेज टीचर एसोसिएशन ऑन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट। दिस इज रजिस्ट्रार जो है इसमें आपको कह देगा कैंसिल करने के लिए। जब कैंसिल करने के लिए कहेगा तो बताया आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या इन्होंने कैंसिल जो किया है सही किया है गलत किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है बिकॉज जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि व्हाट इज ट्रेड यूनियन, उसमें ही बात की गई थी कि एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है, फेडरेशन में क्या डिफरेंस होता है एंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ बात की जा रही है एसोसिएशन की, जो रजिस्टर होगा या नहीं होगा ये आप बताइएगा। नेक्स्ट कहता है तरला सोसाइटी इज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहली बात है वर्कमैन होना चाहिए। अभी यहाँ कहा जा रहा है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन विच रन्स अ स्कूल एंड अ सेमिनरी टू ट्रेन डिवोटीज अबाउट पोस्टुलेट ऑफ अ new faith. The school and seminary were mainly run by the priests who did not receive any remuneration of their work. They had 30 workers. ये आपको पूरी कहानी बताएंगे, पूरी कहानी बनाएंगे। आपको मेनली आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ वर्कमैन है। अगर वर्कमैन है तो फिर ट्रेड यूनियन की बात होगी। क्या यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन, इन चीजों के बारे में अगर बात किया जा रहा है तो फिर सोसाइटी जो है ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर होगी, अदरवाइज नहीं होगा। एलिमेंट होना चाहिए इसमें। देन लॉ फॉर्म को लेकर के है कि क्या ये ट्रेड यूनियन होगा एंड सो ऑन। ऐसा ही क्वेश्चन है, आप देखिएगा क्वेश्चन बहुत ईजी है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसे इसमें कहता है क्रिटिकली एग्जामिन द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट, डिस्कस वेरियस फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए जो आपका सेक्शन 5 में दिया हुआ है, सेक्शन 6 के साथ कंबाइंड होगा और फॉर्मेलिटीज पूरा हो जाएगा। एग्जामिन डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस, रंगा स्वामी वाला केस आ जाएगा इसमें। डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, व्हाट इज लेटेस्ट जुडिशियल अप्रोच इन इंटरप्रेटिंग दिस डेफिनेशन। रंगा स्वामी वाला केस इंपॉर्टेंट है, उसे आप देख लीजिएगा, उसे जरूर मेंशन कीजिएगा। हम लोग देखते हैं इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन। कहता है इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर 17। इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ 17 होगा, 1 गायब हो चुका है, ये भी हो जाएगा आपका। द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ इम्यूनिटी, क्या उसका स्कोप है, कितना एक्सटेंट है, हर केस में नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये पर्टिकुलर किसी केस पे डिपेंड करता है एंड दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी। उसके तहत सजा नहीं मिलेगा यदि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी गड़बड़ी होता है तो, एक्सेप्ट वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल मीन्स के लिए नहीं किया गया हो। अब कहता है द वर्कर्स ऑफ द कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट बल्ब रेज अ डिमांड फॉर बोनस विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनेजमेंट। द वर्कर्स देन प्रोसीड ऑन इलीगल स्ट्राइक। देखिए इलीगल स्ट्राइक जैसे ही आ गया तो इसका मतलब हो गया इलीगल मीन्स हो गया। इलीगल मीन्स होगा तो जस्टिफाइड नहीं होगा। ऑन द कॉल ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द कंपनी लेटर द स्ट्राइक इज विथड्रॉन एंड द मैटर इज रेफर्ड टू द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बाय द appropriate government. Before the tribunal, the management contended that because of the workers went on illegal strike, the trade union has pay compensation to the management for the loss of production due to the strike. अब कहता है you are appointed as a lawyer for the trade union. What arguments and precedent will you put forward on behalf of the registered trade union and its office bearer to claim immunity from
दिस क्लेम ऑफ मैनेजमेंट एलिब्रेट। अब सीधी सी बात है, इलीगल स्ट्राइक है, इलीगल मीन्स हो गया और जैसे ही इलीगल मीन्स हो जाएगा इसमें इम्यूनिटी नहीं मिलेगा और ट्रेड यूनियन को पे करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजन। इफ द रियल पर्पस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट टू इंजर अनदर बट टू फॉरवर्ड और डिफेंड द ट्रेड ऑफ दोज हु एंटर इनटू इट, देन नो wrong is committed and no action lies through the damage to another ensues. Discuss the concept of civil immunity because ये सिविल का ही आपको दिख रहा था। immunity to the workers given under section 18 of the trade union act, आराम से हो जाएगा। There are certain immunities and privileges available to the registered trade union from liability for criminal conspiracy section 17, breach of contract and tortious liabilities section 18, but these are not unconditional one, क्योंकि कंडीशन दोनों में दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है कंडीशन ये कि इलीगल मीन्स के लिए नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड में दिया हुआ है कि आप अगर टोर्टियस लायबिलिटी करते हैं एज ए मेंबर और वो चीज इन्फॉर्म नहीं किया गया था या उस पर पहले रिस्ट्रिक्ट किया गया था ट्रेड यूनियन की तरफ से, तो उस कंडीशन में लायबिलिटी बन जाती है पर्सन की। और केवल 3 ही ग्राउंड है जिस पर ट्रेड यूनियन को इम्यूनिटी मिलता है, जिसके बारे में स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 18 क्लॉज 1 में। Now next करता है एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन इन प्रोटेक्टिंग अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फ्रॉम सिविल एक्शन इन इंडिया। ये हो जाएगा आराम से, सारा क्वेश्चन इसमें से क्लियर हो जाएगा। डिस्कस द इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल कॉन्स्पिरेसी फॉर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन प्रोवाइडेड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट। तो अब जैसे ही आप देखेंगे सिविल कॉन्स्पिरेसी पता चल जाएगा, काम हो जाएगा आपका आराम से। और आई थिंक इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस आपको करना साथ में ये है कि अपने आंसर को और अच्छा बनाने के लिए केस लॉज पढ़ना होगा, उसे आप पढ़िए। रंगास्वामी का केस तो पक्का पढ़िएगा और इम्यूनिटी वाले में केवल 2 ही केस है, छोटा छोटा केस है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमारा द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। 50 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा और आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। हैव अ नाइस टाइम। थैंक्स अ लॉट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।